हेलो एवरीवन, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। ठीक। एंग्लो सिख स्ट्रगल देखेंगे। अभी तक हम लोग देख रहे थे सिंध में क्या था, प्रोविंस में क्या हुआ था। फर्स्ट एंग्लो सिख वार देखा हम लोगों ने। तो अब देखते हैं एंग्लो सिख वार के बारे में, जो सेकंड वाला था। सेकंड वाला याद रखिएगा डलहौजी के पीरियड में हुआ था। ठीक है। और पहला वाला किसके पीरियड में हुआ था? इट वॉज मे बी एलन बोरो। तो इट वॉज क्या नाम है, नहीं नहीं, पहला वाला हार्डिंग वन के। ठीक है, हार्डिंग वन के इन्फ्लुएंस से पहला वाला, मतलब उसके प्रेजेंस में जब वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था। ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन। यहां पे देखा जाए द डिफीट ऑफ द पहला एंग्लो सिख वॉर एंड द प्रोविजन ऑफ द ट्रीटीज ऑफ लाहौर। ठीक है। तो लाहौर की ट्रीटी, भैरोवल की ट्रीटी जो हुई थी, ये ह्यूमिलिएटिंग थी किसके लिए? सिक्स के लिए। ठीक है। और इन ह्यूमन ट्रीटमेंट था। ठीक है। मेटेड आउट टू रानी जिंदन, जो कि बनारस भेज दी गई थी एज अ पेंशनर। आगे देखते हैं क्या हुआ। ये सब रिजेंटमेंट का कॉज, ग्रीवियंस बना किसका? सिक्स का। क्या नाम है, रिजेंटमेंट बना, ये ग्रीवियंस बना सिख का। इनको इस बात की कंप्लेन थी, तकलीफ थी, दुख था। मूल राज, यहाँ क्या बात है? मूल राज की बात हो रही है। मूल राज जो गवर्नर ऑफ मुल्तान थे, इनको रिप्लेस किया गया बाय न्यू सिख गवर्नर, क्योंकि ये एनुअल ओवर द इश्यू ऑफ, क्योंकि एनुअल रेवेन्यू बढ़ाना चाह रहे थे, इसलिए मूलराज को हटा दिया गया। मूलराज ने फिर रिवोल्ट किया, भाई ये हमको क्यों हटा रहे हो? फिर एंड मर्डर्ड टू इंग्लिश ऑफिसर्स को मूलराज ने मार दिया। अब इसके क्या हुआ? ठीक है, शेर सिंह वॉज सेंट टू सप्रेस द रिवोल्ट। इस रिवोल्ट को सप्रेस करने के लिए शेर सिंह को भेजा गया कि भाई शेर सिंह जाओ और इस रिवोल्ट को आप सप्रेस करो। इसके बजाय मूलराज की ये मदद कर बैठे, लीडिंग टू मास अपराइजिंग इन मुल्तान। मुल्तान में एक अपराइजिंग हुई बहुत बड़ी, और ये इसकी वजह से सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर शुरू हुआ। एंग्लो अफगान वॉर। ठीक है। देन द गवर्नर जनरल कौन? लॉर्ड डलहौजी इस पीरियड में था। हार्ड को एक्सपेंशन, भैया डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ने लाया, समझ रहे हो कितनी उस पे। और अवध को इसने मेल एडमिनिस्ट्रेशन के उसमें अवध ले लिया था। तो बहुत कैसा इंसान था डलहौजी। चलिए, ये एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी थी, ये सब सारी चीजें थी। कोर्स ऑफ वॉर क्या हुआ? हिमसेल्फ प्रोसीडेड टू पंजाब। कौन? डलहौजी खुद गया पंजाब की तरफ, और 3 बैटल यहाँ फॉट की गई, एक रामनगर वाली, चिलियांवाला वाली और बैटल ऑफ गुजरात। तो चिलियांवाला वाला बैटल काफी आता है, चिलियांवाला 1849। ये बनता है क्वेश्चन, ये बनेगा इससे क्वेश्चन। ठीक है। तो बैटल ऑफ चिलियांवाला कब हुआ? 1849, यूपी पीसीएस में आएगा। दूसरा था बैटल ऑफ गुजरात, ये भी 1849 में हुआ, ये फेब में। तो पहले कौन सा बैटल हुआ पूछा जा सकता है, विद रिलेटेड टू एंग्लो एंग्लो सिख। इट इज सिख यार, एंग्लो सिख, अफगान नहीं था। कभी थोड़ा सा दिक्कत हो जाती, कभी कभी सिख वॉर। तो ये यूपी पीसीएस में सब सवाल आ सकते हैं। सिख आर्मी ने सरेंडर किया रावलपिंडी पे, एंड देयर अफगान एलीज वर चेस्ड आउट ऑफ इंडिया, सब सारी चीजें हैं। पर मेन बात यह है कि यहाँ कौन गिरा? ह्यूग गॉ। अब इसका नाम क्या है? गफ पढ़ेंगे, गॉक पढ़ेंगे, गफ होगा, गफ। मे बी इट शुड बी गफ। तो ह्यूड गफ, ह्यूग गफ। ठीक है। सर्वर हटाओ, सर्वर नहीं है। बैटल ऑफ रामनगर हुआ था इसी में। तो बैटल ऑफ रामनगर इसी के अंतर्गत हुआ था। किसके अंतर्गत बैटल ऑफ रामनगर हुआ था? ये सेकेंड एंग्लो सिख वॉर के अंतर्गत एक बैटल ऑफ रामनगर हुआ। ठीक है। और ह्यूग गफ जो था इस टाइम कमांडर ऑफ चीफ था कंपनी के लिए। तो सेकंड, अगर एंग्लो एंग्लो सिख वॉर पूछा जाए आपको, एंग्लो सिख वॉर, तो इसमें कौन कमांडर था जो इंग्लिश आर्मी को लीड कर रहा था? आप मारोगे ह्यूग गफ। ठीक। चलिए आइए, अब इस रिजल्ट से क्या हुआ कि सरेंडर ऑफ द सिख आर्मी, सरेंडर कर दी। शेर सिंह ने भी सरेंडर कर दिया। ठीक है। पंजाब एनेक्स कर लिया गया, और अर्ल ऑफ डलहौजी कहा गया डलहौजी को बिकॉज ऑफ दिस। ठीक है। और इसको मार्क्स कहा गया। क्या नाम है? मार्क्स। ये सब उपाधि दी गई। पीरेज एज मार्क्स, प्रमोशन इन द पीरेज एज मार्क्स। फिर इसके बाद है 3 मेंबर बोर्ड बना। ठीक है। गवर्नर टू गवर्न द पंजाब। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ चुका है कि जो 3 मेंबर का बोर्ड बना था टू गवर्न पंजाब, इट वॉज हेनरी एंड जॉन एंड चार्ल्स मैंसल। तो 2 ब्रदर थे, हेनरी जॉन और चार्ल्स मैंसन। हेनरी ब्रदर, हेनरी लॉरेंस, जॉन लॉरेंस प्लस चार्ल्स मैंसन। ये क्वेश्चन है, एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, कि हेनरी लॉरेंस, जॉन लॉरेंस और चार्ल्स मैंसन, दिस इज द क्वेश्चन। अच्छा, ये कमेटी कब बनी थी? 1849 में, सेकंड या आफ्टर सेकंड एंग्लो सिख वॉर। ठीक है। और इसके किसके पीरियड में हुआ था?
डलहौजी। और डलहौजी ने सेल्फ खुद मार्च किया था, ठीक है। 1853 में क्या हुआ, इस बोर्ड को नलीफाई कर दिया गया और चीफ कमिश्नर के अंडर पंजाब को प्लेस कर दिया गया। तो पंजाब वॉज प्लेस्ड अंडर चीफ कमिश्नर, ठीक है, 1853 में, बस इतना याद रखिए। अच्छा, सिग्निफिकेंस क्या है एंग्लो सिख वॉर का? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस? सिग्निफिकेंस ये है कि द टू साइड्स म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर, फाइटिंग, एक दूसरे के पावर वावर के लिए म्यूचुअल रिस्पेक्ट थी, ये सब सारी थी। और द सिक्स वर टू फाइट लॉयल्टी। 1857 में सिक्स ने इतना सब होने के बाद पर लॉयल्टी शो की ब्रिटिश के लिए। ये नहीं होना चाहिए था, ठीक है, जो भी हो, पर ये जो है ऐसा हुआ कि सिक्स ने उस समय पे सिक्स ने क्या हुआ कि लॉयल्टी शो करी थी किसकी तरफ? ब्रिटिश की तरफ। अब किस वजह से की, ठीक है, बट ये है कि उस टाइम टसल चल रहा था, ऑलरेडी सिख एंग्लो वॉर हो चुके थे, फिर भी इंग्लिश का सपोर्ट करना दुर्भाग्यपूर्ण था, ठीक है। हालांकि इन लोगों ने बाद में बहुत क्या नाम है स्ट्रगल किया फ्रॉम द स्पेशली फ्रॉम सिख कम्युनिटी, ठीक है। भगत सिंह सबसे बड़े स्ट्रॉन्ग लीडर, ठीक है। तो ये सब सारी चीजें हैं। चलिए आइए आगे देखा जाए। एक्सटेंशन ऑफ ब्रिटिश, ये हम अभी नहीं देखेंगे। पैरामाउंटेंसी थ्रू एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी, ये बाद में देखा जाएगा। पहले हम आएंगे अफगान वॉर पे। लेट अस बिगिन द, देखिए भूटानीज वॉर, अफगान। तो चलिए भूटान वाला पहले शुरू करते हैं। रिलेशन विद द ब्रिटिश इंडिया विद नेबरिंग कंट्रीज। चलिए क्या क्या रिलेशन, आइए देखा जाए। ब्रिटिश तो एम्परलिस्ट थे, ये आपको पता ही है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, पॉलिटिकल पावर बढ़ाना चाहते थे, ये सब सारी चीजें। ऑक्यूपेशन हुआ था आसाम का, ये एंग्लो भूटानीज है, क्या हुआ अब आसाम है, ठीक है, आपका आसाम 1826 में ऑक्यूपेशन ऑफ आसाम हुआ। ब्रॉड द ब्रिटिश इनटू क्लोज कांटेक्ट, जैसे भी आसाम पे कब्जा किया, ये माउंटेन्स ऑफ भूटान के क्लोज कांटेक्ट में आ गए। अब हुआ क्या, भूटानीज रेड होने लगी, देयर वर रेड्स बाय दीज भूटानीज इनटू द आसाम और बंगाल वाले रीजन में। एंड बैड ट्रीटमेंट मेटेड आउट टू एल्गिन्स एनवॉय, एल्गिन थे, ठीक है, वाइस रॉय थे, ये क्या नाम है, एक मिनट, ये था लॉर्ड एल्गिन, एल्गिन तो ये था गवर्नर जनरल, ठीक है, अभी आगे देखेंगे हम, ठीक है। एल्गिन इन 1863 और 64 में वाइस रॉय थे एल्गिन, शायद, हाँ, ही वाज मे बी वाइस रॉय। तो एल्गिन ने 1863-64 में बैड ट्रीटमेंट हुआ इनके साथ, ये सब सारी चीजें हुई, बाय विच द ब्रिटिश वर फोर्स टू सरेंडर एंड द पासेस लीडिंग टू आसाम। तो ब्रिटिश वर फोर्स टू सरेंडर द पासेस, जो आसाम के लिए पास जाता था, इन्होंने सरेंडर कर दिया, ठीक है। लेड टू द ब्रिटिश एनेक्सेशन ऑफ दीज पासेस, ठीक है, एंड स्टॉपिंग ऑफ अलाउंस पेड टू द भूटानीज। तो बाद में क्या हुआ, इन पासों को, क्या ये जो पास थे, इनको अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया, दे एनेक्स दीज पासेस लेटर ऑन एंड पेड अलाउंस टू द भूटानीज, ये भी स्टॉप कर दिया। तो जो भूटानीज को अलाउंस देते थे, तो ये सब बंद कर दिया अंग्रेजों ने 1865 में क्या हुआ, 1865 द भूटानीज वर फोर्स टू सरेंडर द पास। अच्छा, 1865 वाला पीरियड पढ़िए आप, कौन कौन सा हो रहा है, कितने सारे ऑर्गेनाइजेशंस बने थे 1865 के उसमें, ये आप रिकॉल करिए, इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। 1864 में एक बना था, 1865 में बना है, ठीक है, 67 में बना है, ये सारा ऑर्गेनाइजेशन सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट में। अभी देखिए, नहीं तो कमेंट करिए, मैं लेक्चर करा दूंगा इसका, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन सब एक ही पेज में आ जाएगा आप लोगों के। तो चलिए, इन 1865 में क्या हुआ, भूटानीज वर फोर्स टू सरेंडर द पासेस इन रिटर्न ऑफ एन एनुअल सब्सिडी। अब भूटानीज भाई अटैक कर लिया गया, भूटानी से कहा गया हमें पास वापस दे दो, ये सब सारी चीजें हैं, वो सब्सिडी देंगे, ठीक है। आइए अब एंग्लो नेपालीज रिलेशन देखा जाए, ये भूटान वाला हो गया, ठीक है। 1826 के बाद 65 में ही क्या हुआ, 65 में ही लगभग इनको दबा दिया गया भूटानीज को। अब एंग्लो नेपालीज वॉर, आइए देखते हैं। गोरखास जो थे, ये कंट्रोल करते थे नेपाल को, फ्रॉम द सक्सेसर ऑफ रंजीत मल्ला ऑफ भटगांव इन 1760। किसके सक्सेसर थे, रंजीत मल्ला ऑफ भटगांव, और 1760 में इन्हीं के नेपाल कर रहे थे, 1760 से कंट्रोल कर रहे थे, किससे, रंजीत मल्ला थे भटगांव के। ये अपना एक्सपैंड करते हैं, ठीक है। अब देखिए होता क्या, 1801 में चाइनी अनेक्स कर लेते हैं किसको, गोरखपुर को, इंग्लिश अनेक्स द गोरखपुर, इंग्लिश क्या अनेक्स करते हैं, गोरखपुर करते हैं, विच ब्रॉड द गोरखास बाउंड्री एंड द कंपनीज बाउंड्री टुगेदर। अब आपस में नेपाल, गोरखपुर यहाँ है, नेपाल इधर पास में आ गया, तो टसल तो होना ही है। द कॉन्फ्लिक्ट स्टार्टेड ड्यू टू द गोरखास कैप्चर, गोरखा लोग बुतवल को कैप्चर कर लिए
एंड शिवराज इन द पीरियड ऑफ लॉर्ड हेस्टिंग 1823 और 13 में। अब क्या हुआ कि लॉर्ड हेस्टिंग का समय था 13 से 23 वाला, ठीक है। यही ट्रीटी ऑफ सुगौली होगी, देखो द वॉर एंडेड बाय ट्रीटी ऑफ सुगौली। और ये बालाजी विश्वनाथ का पीरियड था और ये पेशवाशिप स्टार्ट हुई थी। बालाजी विश्वनाथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग रूलर थे और ये रूलर नहीं पेशवा थे। और ये शांभाजी जो हैं, जो शांभाजी की लीनिएज थी, शांभाजी के जो पुत्र थे शाहू जी महाराज शाहू जी, ये इन्होंने पेशवाशिप दे दी थी किसको, बालाजी विश्वनाथ को। तो अब याद करिएगा, ये याद रखिए। तो ये 18 से लगभग 20 तक का समय था में भी, ठीक है। इनको पेशवा वेशवा बनाया गया था और इन्होंने हेल्प की थी मराठास को काफ़ी। जो पेशवा थे बालाजी विश्वनाथ, इन्होंने साहू जी महाराज की मदद वदद की थी। तो ये अब जो उरूज है, ये अपलिफ्टमेंट और ग्रोथ, अब ये ग्रोथ ऑफ क्या है, मराठा अंपायर वाला पीरियड है, ठीक है। कौन सा ग्रोथ वाला मराठा अंपायर का पीरियड है, ये वाला, जब ट्रीटी ऑफ सुगौली नहीं, ट्रीटी ऑफ सुगौली नहीं, ये वाला क्या नाम है, एक मिनट, सॉरी ये कर दिया हमने गलत, ये 1720 तक थे, 13 से 20 तक, ये 1700 है, सॉरी। हाँ ट्रीटी है यहाँ पे एंड ऑफ मराठास, ये एंड ऑफ पीरियड चल रहा मराठास का। ये तो नेपाल के साथ हुई है पर मराठास का एंड पीरियड चल रहा है, ठीक है। और 1813 में यहाँ मराठा और पेशवाशिप खत्म कर दी गई थी, ठीक। चलिए आइए आगे देखते हैं। अभी गोरखास जो हैं यहाँ बाउंड्री, तो अब ट्रीटी ऑफ सुगौली से क्या हुआ, 1816 में ट्रीटी ऑफ सुगौली से ट्रीटी, अब ये ट्रीटी याद करिए एग्जाम में आती है, ट्रीटी ऑफ सुगौली तो कब हुई थी, 1816 में हुई थी और हेस्टिंग्स के समय में हुई थी, किसके, हेस्टिंग्स के समय में हुई थी, ठीक है। जिसमें डाउनफॉल ऑफ मराठा हुआ, यहाँ पे डाउनफॉल ऑफ मराठास के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। और रंजीत सिंह का उरूज का पीरियड था, रंजीत सिंह टॉप पे थे इस समय, ठीक है। अब यहाँ हुआ विच वॉर इन फेवर ऑफ द ब्रिटिश, ये सब हो गई। एज पर द ट्रीटी के मुताबिक क्या हुआ कि नेपाल एक्सेप्टेड अ ब्रिटिश रेजिडेंट, नेपाल ने क्या हुआ कि एक ब्रिटिश रेजिडेंट को नेपाल ने एक्सेप्ट कर लिया कि भाई चलो हमारे यहाँ ब्रिटिश रेजिडेंट रहेगा, जैसे सब्सिडियरी अलायंस में लोग किया करते थे, बस वही किया। और गढ़वाल कुमाऊं ये सब दे दिया इन लोगों ने, तराई भी दे दिया, और सिक्किम से भी नेपाल चले गए, ठीक है। अब ये सब ब्रिटिश अंपायर के अंडर, ये सब हिमालय आ गए, सब सारी शिमला मसूरी नैनीताल, यहीं जाके बाद में स्टेशन बनाते हैं अंग्रेज, इंजॉय करते हैं गर्मी के दिनों में। फिर गोरखास ने ब्रिटिश आर्मी तक ज्वाइन की, तो देखो इन लोगों ने अपने में भी मिला लिया, ठीक है, ब्रिटिश आर्मी भी ज्वाइन करवा दी। अब एंग्लो बर्मीज रिलेशन क्या है, चलिए आइए देखते हैं। नेपाल वाला हो गया। 19th सेंचुरी में बर्मा वॉज अ फ्री कंट्री और अपना वेस्टवर्ड एक्सपेंशन करना चाहते थे। द एक्सपेंशनिस्ट अर्जेस ऑफ द ब्रिटिश फ्यूल्ड बाय द ल्योर ऑफ फॉरेस्ट, बर्मा में फॉरेस्ट रिसोर्स बहुत था, उससे बहुत ज़्यादा ब्रिटिश अट्रैक्ट हुए थे। और ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स के लिए बहुत अच्छा एक साइट था कि भाई हम रॉ मटेरियल यहाँ से ले जाएं। एंड द नीड टू चेक फ्रेंच एम्बिशंस इन बर्मा, बर्मा में जो फ्रेंच एम्बिशंस था, फ्रेंच उसको भी चेक करना था और इनको रिसोर्स भी मिल जाता है। ये सब की वजह से एंग्लो बर्मीज वॉर हुआ और बर्मा को 1885 में इंडिया में ला लिया गया। मतलब जब जब यहाँ आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन हुआ तो तभी बर्मा को यहाँ पे मिला लिया गया। पहला बर्मा वॉर कब हुआ था, फर्स्ट बर्मा वॉर, देखिए पहला वाला 24 से 26 के दौरान था, 24 से 26 के दौरान, और 24 और 26 के दौरान इस टाइम जो गवर्नर जनरल था बंगाल का, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था वो एमहर्स्ट था, याद रखिएगा एमहर्स्ट था इस समय पे। और पहला वॉर विद बर्मा शुरू हो गया। अब वॉज फॉट बिटवीन द बर्मीज एक्सपेंशन वेस्टवर्ड, ठीक, ऑक्यूपेशन ऑफ द अरकन योमा, ये सब जो अरकन योमा जो पूरा एक्सटेंशन है, ठीक है, माउंटेन्स का, दैट इज अरकन योमा ये सब। एंड मणिपुर एंड थ्रेट टू आसाम एंड ब्रह्मपुत्र वैली लेड टू द कंटिन्यूअस फ्रिक्शन। इससे क्या हो गया, सॉरी थोड़ा वॉइस चली गई, कि द फर्स्ट वॉर विद बर्मा was fought when the Burmese expansion westward and occupation of the Arakan in Manipur and the threat to Assam and the Brahmaputra Valley led to the continuous friction along the ill-defined border between the Bengal and Burma in the opening decade of 19th century। जब ये क्या नाम है इनका एमहर्स का पीरियड शुरू हुआ, जब 1828 तक था इनका पीरियड, ठीक है, 24 से 28 तक था, ठीक है। ये आप एक बार रिफर कर लीजिएगा, बट इट इज एमहर्स, ठीक। तो एमहर्स के समय में ही एमहर्स्ट की पहला बर्मा वॉर हुआ था, फर्स्ट बर्मा वॉर एमहर्स्ट के समय में। अब ब्रिटिश एक्सपीडिशनरी फोर्सेस थी, दे ऑक्युपाइड रंगून, इन्होंने रंगून कैप्चर कर लिया 1824 में।
फिर यहाँ आवा एक इनकी कैपिटल थी, वहां तक गए। फिर ट्रीटी ऑफ यंदाबो हुआ 1826 में। तो ट्रीटी ऑफ यंदाबो 1826 में, ये एमहर्स्ट के पीरियड में हो गया। ठीक है, तो ट्रीटी ऑफ यंदाबो इन द पीरियड ऑफ एमहर्स्ट के पीरियड में यंदाबो की ट्रीटी हो गई। अब इससे क्या हुआ, विच प्रोवाइडेड द गवर्नमेंट ऑफ बर्मा, जो बर्मा की सरकार है 1 करोड़ रुपया देगी, ठीक है, वॉर कंपनसेशन। सीड इट्स कोस्टल प्रोविंस ऑफ अरकन और ये तेनासेरीम, ठीक है, ये दे देगी। उसके बाद आसाम में, कचार में, जैंतिया हिल्स में, गारो खासी जैंतिया हिल है ना, यहाँ पे ये अपने क्लेम छोड़ देगी। ठीक है, क्या नाम है ये, अपना क्लेम यहाँ भी बर्मा छोड़ देगा, म्यांमार। फिर मणिपुर को इंडिपेंडेंट स्टेट बनाया जाए, तो इन लोगों ने कहा मणिपुर एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनेगा। और कॉमर्शियल ट्रीटी हुई थी ब्रिटेन के साथ। ठीक है, और उसके बाद है अवा जो है कैपिटल था, अवा, यहाँ पे एक ब्रिटिश रेजिडेंट रहेगा। ये सब सारी चीजें कही गई। और एक बर्मीज इन्वॉय कलकत्ता में। अब सेकंड बर्मा वॉर क्या हुआ भैया, ये सब बात हो गई थी सुगौली की ट्रीटी जब 26 में हो गई थी, तो क्या नाटक हुआ फिर, हुआ नाटक ये कि इट वॉज बिकॉज ऑफ द रिजल्ट ऑफ ब्रिटिश कॉमर्शियल नीड बहुत बढ़ रही थी। ब्रिटिश भूखे थे, रॉ रिसोर्स, रॉ मटेरियल खूब चाहते थे ये, इनके लिए तो मार्केट बन जाएगी ना बढ़िया, रॉ मटेरियल लेना सस्ते में, फिर अपना प्रोडक्ट बढ़िया बना के बेचना। जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे ब्रिटेन को, उनको बड़ा फायदा हो रहा था इस सबसे। तो इंपीरियलिस्ट पॉलिसी थी डलहौजी की। दूसरा, डलहौजी डॉक्ट्रिन ऑफ लैब से हर जगह कब्जा वब्जा कर रहा था। अब ब्रिटिश जो मर्चेंट्स थी, चाहिए था इनको कि दे वर कीन टू होल्ड ऑफ टिम्बर रिसोर्स। टिम्बर रिसोर्स यहाँ अंग्रेजों को खूब चाहिए था, ऑफ द अपर बर्मा। ठीक है, और फर्दर इन रोड इन टू द बर्मीज मार्केट में चाहते थे इनकी वो हो जाए, पकड़ हो जाए और ये घुस जाए। ब्रिटिश ने क्या किया, पेगू ऑक्युपाई किया, द ओनली रिमेनिंग कोस्टल प्रोविंस ऑफ बर्मा। तो बर्मा के पास जो पेगू बचा था उसको भी ये लोगों ने कब्जा कर लिया। और ये ऑलरेडी ट्रीटी में क्या ले चुके थे, देखो यहाँ पे अरकन ले चुके थे और तैनासिरिम ले चुके थे। तो ये दो ऐसी टेरिटरीज थी जो कोस्टल रीजन थे, अरकन और तेनेसेरिम। अब जो पेगू बचा था, ये वाला जो पेगू बचा था, इन्होंने पेगू भी ले लिया, ओनली कोस्टल प्रोविंस। अब भैया तो गुस्सा तो आएगा। द इंटेंस गुरिल्ला रेजिस्टेंस हुआ, had to be overcome before complete ब्रिटिश कंट्रोल ऑफ द लोअर बर्मा कुड बी established। अब देखो फिर थर्ड बर्मा कब हुआ, देखो 65, एक तो 24 में हो गया था, 26 में ट्रीटी हुई, फिर 52 में हुआ। तो पहले 24 में लड़ाई वड़ाई हुई, फिर 52 में लड़ाई हुई, 1824, 1852। अब देखो 1885, ऐसे याद कर लो, ठीक है, ये ब्रैकेट बना लो आप, ऐसे याद कर लो। अब हुआ क्या, 85 वाले में क्या था, एक राजा थे यहाँ के जिनका नाम था भिंडन। ठीक है, थीबा जो थे उनके बच्चे थे वो थ्रोन पे आए। और थीबा फ्रॉम द बिगनिंग इटसेल्फ हॉस्टाइल थे ब्रिटिश की तरफ। जाहिर सी बात है, परेशान किया ब्रिटिश वालों ने, तो थीबा तो हॉस्टाइल रहेंगे ही। अच्छा, अब ब्रिटिश जो मर्चेंट्स थे ये बार बार कंप्लेन कर रहे थे कि जैसे स्टेप माँ जो होती है, सौतेली माँ ट्रीट करती है, वैसे थीबा बार बार अंग्रेजों को ट्रीट कर रहा था, जो कमर्शियल ट्रीटीज है, और इनको आज़ादी ज़्यादा नहीं दे रहा था। ठीक है, और ये कमर्शियल ट्रीटीज किसके साथ म्यांमार वाले कर रहे थे, ब्रिटिश के राइवल पावर्स के साथ। कौन थे, जैसे फ्रांस, जर्मनी, इटली। तो इससे थीबा का तो अच्छा रिलेशन हो रहा था, ये थीबा कमर्शियल निगोशिएशंस कर रहा था फ्रांस, जर्मनी, इटली के साथ, पर ब्रिटिश को इग्नोर कर रहा था। फ्रेंच जो थे, अब वो भी थीबा का हेल्प कर रहे थे, और टू ले अ रेल लिंक, एक रेल लिंक बना रहे थे मैंडले टू द फ्रेंच टेरिटरी एट द टाइम। उस टाइम पे जो फ्रेंच टेरिटरीज थी आसपास, वहां मैंडले से लेकर के। अब ब्रिटिश जो थे वो तो फ्रेंच से कॉन्फ्लिक्ट में थे ही, इन नाइजर, स्पेशली इन इजिप्ट, मेडागास्कर सब। तो ह्यूमिलिएटिंग फाइन हैड बीन इम्पोज्ड ब्रिटिश टिम्बर पे बाय थीबा। थीबा ने कहा एक फाइन लगाया ब्रिटिश के ऊपर। अब डफरिन इस टाइम पे था, डफरिन, ठीक है, जिसके पीरियड में इंडियन नेशनल कांग्रेस बना। और इसने क्या किया, फाइनल एलेक्सेशन बर्मा का 1885 में कर लिया। किसने कर दिया, डफरिन ने 1885 में फाइनल एनेक्सेशन कर लिया। द ब्रिटिश हैड टू फेस ए स्ट्रॉन्ग गुरिल्ला अपराइजिंग, बहुत गुरिल्ला वॉर हुए, लोग मतलब छापा मार होता था, और नेशनलिस्ट मूवमेंट हुआ आफ्टर द वर्ल्ड वॉर वन। ठीक है, तो ब्रिटिश को गुरिल्ला अपराइजिंग फेस करना पड़ा, और नेशनल मूवमेंट आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वन, मतलब 1914 की बात है, मतलब लंबा टसल चला। बर्मीज नेशनलिस्ट ज्वाइंट हैंड्स विद आईएनसी, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस से ये लोग हाथ भी मिलाए विलाए। ठीक है, और बर्मा वॉज सेपरेटेड फॉर इंडिया। तो जैसे ही आईएनसी से इन लोगों ने हाथ वाथ मिलाया, तो 1935 में बर्मा को इंडिया से सेपरेट कर दिया गया। ठीक है, और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट था, उसी के अंतर्गत शायद सेपरेट हुआ था। द बर्मीज नेशनलिस्ट मूवमेंट वर फर्दर इंटेसाइड औ सॉन्ग इज सान, तो ऊ सॉन्ग ओंग सान में और इंटेंसिफाई हो गया, जिसमें इंडिपेंडेंस इनको 1948 में
हम लोग को मिला 47 में, इनको 4 जनवरी 1948 में इंडिपेंडेंस मिल गया। अब आइए देखिए तिब्बत के साथ क्या रिलेशन होता है ये देखते हैं। तिब्बत जो था रूल बाय थियोक्रेसी, थियोलॉजियंस थे, रिलीजियस मॉन्क्स थे, इनके द्वारा लामाज जो थे उनके अंडर थी, और नॉमिनल सुजेनैरिटी थी चाइना की। चाइना वॉज द नॉर्मल हेड। ठीक है, माओ जोदांग वाला होता है जब आज़ादी के बाद। ठीक है, माओ जोदांग आते हैं कम्युनिस्ट थियरी लेकर के पूरा सब रिवोल्यूशन लाते हैं, तो वो अलग चीज़ है। इसीलिए माओइस्ट माओ जोदांग से भी, ये जो इंस्पायर्ड होते हैं माओइस्ट, वो माओ जोदांग से इंस्पायर्ड रहते हैं। चलिए, यहाँ ब्रिटिश एफर्ट to establish the friendly and commercial relations with the Tibet had not yielded any result in the past. पास्ट में इसका कोई रिजल्ट नहीं होता है। जो भी तिब्बत वाले फ्रेंडली रिलेशंस बनाते ब्रिटिश के साथ, और डेडलॉक होती रहती है, और पीक पे चली जाती करजन। करजन तो था ही खतरनाक आदमी, सबसे ज्यादा किसी का रूल रहा है तो करजन का रहा है। ये क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन का रूल सबसे ज्यादा। और इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट वैक्ट ये सब इसी के टाइम में आया था, बंगाल का डिवीजन इसी के टाइम पे आया था, ये सब सारी चीजें हुई थी। द चाइनीज स्यूजेरिनिटी जो तिब्बत के ऊपर थी वॉज इनफेक्टिव, एंड द रशियन इन्फ्लुएंस जो था लासा पे ग्रो कर रहा था। देखो आप समझो, रशिया का इन्फ्लुएंस जब सिंध में, जब ये पैक्ट करते हैं अंग्रेज सिंध में, ठीक, तब भी रशियन इन्फ्लुएंस रहता है। आदमी भेजा जाता है, मिंटो अपना आदमी भेजता है, भैया मेटकाफ को भेजा, सबको भेजा, भाई जाओ बात करके आओ, कहीं रशियन इन्फ्लुएंस ना हो जाए, क्योंकि रशिया और फ्रांस में पैक्ट भी हो जाता है, और फ्रांस से भी डरते हैं ये लोग, तो रशियन इन्फ्लुएंस से भी लासा में ये लोग घबराए हुए रहते हैं। देयर वर रिपोर्ट्स ऑफ रशियन आर्म्स एंड एमुनिशंस कमिंग इनटू तिब्बत। इन लोगों को रहता है तिब्बत में रशियन आर्म्स आ रहे हैं। कर्जन फेल्ट अलार्म्ड एंड सेंट ए स्मॉल गोरखा रेजिमेंट। ये जो गोरखा रेजिमेंट है, जो नेपाल वाले को ले लेता अपने अंदर, तो गोरखा रेजिमेंट को भेज देता है अंडर कर्नल। कर्नल का नाम है यंग हस्बैंड ऑनेस्ट। अब ये जो भी जो भी पढ़ा जाए, अंगूश बैंड, ये जो भी यंग हस्बैंड मुझे लग रहा है, ऑन स्पेशल मिशन टू तिब्बत। अभी कर्नल कर्नल चला जाता है टू अबलाइज द तिबेटियंस टू कम इनटू एन एग्रीमेंट। तिबेटियंस क्या करते हैं यहाँ पे, निगोशिएट नहीं करते हैं, और नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस देते हैं। नॉन वायलेंट, वायलेंट नहीं होते हैं, और ये आसानी से यंग हस्बैंड ये दबाव बा देता है, वाइल द दलाई लामा भाग जाते हैं 1904 में। ये लोग क्या करते हैं यहाँ पे दमा। अब क्या हुआ, ट्रीटी ऑफ लासा 1904, ये बनेगा क्वेश्चन। और कौन जाता है, यंग हस्बैंड। ये याद रख लीजिए, लासा में कौन जाता है, यंग हस्बैंड, दबाने के लिए, दमन करने के लिए जो भी क्रांतिकारी हो रही होती है, क्रांतिकारियों का दमन। अब ट्रीटी ऑफ लासा 1904 में हो गई। यंग हस्बैंड जो है, ही डिक्टेटेड टर्म्स टू द तिबेटियन ऑफिशियल्स। इसमें कहा कि तिब्बत 75 लाख रुपया देगा, 1 लाख रुपी पर एनम देगा, एट अ रेट ऑफ 75 लाख देना है टोटल। उसके बाद एज अ सिक्योरिटी फॉर पेमेंट, इंडियन गवर्नमेंट वुड ऑक्युपाई चुम्बी वैली, जो है इंडियन गवर्नमेंट लेगी, जो कि भूटान और सिक्किम के बीच में है फॉर 75 साल। तिब्बत वुड रिस्पेक्ट द फ्रंटियर ऑफ सिक्किम। तिब्बत भैया सिक्किम को छोड़ देगा, सिक्किम पे कोई अपना अधिकार नहीं करेगा। ठीक है, ट्रेड मार्ट्स वुड बी ओपन एट यहाँ पे, ये 3 जगह पे, भी सब याद मत करो, पता नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा है बहुत वो क्वेश्चन है। तिब्बत वुड नॉट ग्रॉट एनी कंसेशन। तिब्बत जो है रेलवे के लिए कोई कंसेशन नहीं देगा, सब सारी चीजें। लेटर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के एग्जिस्टेंस पे। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्यों भाई, इंडिया में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आ गया था, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल ये सब हट गए थे। 1858 का जो एक्ट आया, यहाँ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आ गया। ये पूरा पार्लियामेंट का वहाँ का एक मेंबर होता था, जो पूरा इंडिया को कंट्रोल करता और सारी इंफॉर्मेशन ब्रिटिश क्राउन को यहाँ पे दे रहा होता। ठीक है, ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। अब ये अबॉलिश कर दिया गया था पोस्ट 1935 में बाद में। ठीक है, अब ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है भाई साहब। एंड ट्रू प्लेस टू द रशिया, द ट्रीटी वॉज रिवाइज रिड्यूसिंग। अब भाई ट्रीटी को भाई रिवाइज किया गया, 75 लाख से 75 बहुत ज्यादा हो जाता है। और इवैक्यूएशन ऑफ कुंभी वैली आफ्टर 3 years, कि भाई हम 3 साल बाद चुम्बी वैली को छोड़ेंगे। सिग्निफिकेंस इसका क्या हुआ कि सिर्फ चाइना ने गेन किया इन द एंड आउट ऑफ द होल अफेयर, बिकॉज द एंग्लो रशियन जो कन्वेंशन था 1907 का, प्रोवाइडेड दैट द टू ग्रेट पावर वुड नॉट नेगोशिएट विद द तिब्बत। ठीक है, एक्सेप्ट थ्रू द मीडिएशन ऑफ द चाइनीज गवर्नमेंट। तो इस वजह से चाइनीज गवर्नमेंट को ज्यादा फायदा हुआ। कर्जन्स पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट किया ऑल चाइनीज। तो कर्जन्स पॉलिसी हाउएवर काउंट्रैक्टेड जितनी भी चाइना की स्कीम थी उसको तिब्बत। तो भाई तिब्बत में जो इन्फ्लुएंस रहे रशिया वशिया का ना हो ज्यादा इन लोगों का, तो कर्जन ने बहुत ट्राई किया कि भाई इम्पैक्ट को खत्म कर दिया जाए। ठीक है, अब आती है बारी एंग्लो अफगान। सो लेट्स बिगिन द एंग्लो अफगान रिलेशन। हुआ क्या, 19th सेंचुरी में रशियन इन्फ्लुएंस बढ़ गया। कहाँ पे बढ़ गया, पर्शियन पे, एंड रिप्लेस ब्रिटिश इन्फ्लुएंस, एंड थ्वाटेड एन इंग्लिश स्कीम। ये सब सारी चीज़ें थी। देखो यहाँ पे स्पेशली एक ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ ट्रकमोनचाई 1828 में, शायद एग्जाम में आ जाए, शायद ही आ जाए। ट्रीटी ऑफ तुर्को मंचाय 1828 में एक आई ट्रीटी,
इसमें ब्रिटिश क्या हुआ, ब्रिटिश दे गॉट अलार्म्ड अबाउट द रशियन प्लान्स, ठीक है, रिगार्डिंग इंडिया, ठीक है। सो देयर वाज अ सर्च फॉर साइंटिफिक फ्रंटियर फ्रॉम द इंडियन साइड, passes of the northwest seem to hold the key। तो एक साइंटिफिक वो है, फ्रंटियर है नॉर्थ वेस्ट वाला, ठीक है, यहीं से आते हैं घुस जाते हैं लोग, सीम टू होल्ड द की टू इंटर इंडिया। तभी जो सिंध में जा करके खूब ट्रीटी व्रीटी करते हैं, रंजीत सिंह के उसको अटैक को काउंटर करते हैं, आपस में इन लोग को लड़वाते हैं, तो अंग्रेज मीडिएट करते हैं कि चलो हम आगे मीडिएट कर लेंगे, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें हो रही होती हैं 1800 कुछ में। देन दे बर्मा से, ये फिर नेपाल से ट्रीटी ऑफ सुगौली कर लेते हैं 1813-14 में, 16। ये सब सारा सबको लेकर के चलते हैं लोग। अब हुआ क्या, passes of the northwest seem to hold the key to enter India। अब देखो, अब इस पे ही कंट्रोल रखना है। ऑकलैंड की फॉरवर्ड पॉलिसी क्या थी? ऑकलैंड 1836 में गवर्नर जनरल बन के आया था इंडिया का, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ही एडवोकेटेड अ फॉरवर्ड पॉलिसी। दिस इम्प्लाइड, इसका क्या मतलब था कि गवर्नमेंट जो है इंडिया की, टू टेक इनिशिएटिव टू प्रोटेक्ट द बाउंड्री ऑफ द ब्रिटिश इंडिया। कहाँ से? रशियन अटैक से हमें रोकना है, चाहे हमें ट्रीटी करनी पड़े नेबरिंग कंट्रीज के साथ, ठीक है, या उनको एनेक्स करना पड़े इसके थ्रू। जो अमीर थे अफगानिस्तान के दोस्त मोहम्मद वांटेड ब्रिटिश फ्रेंडशिप, वो चाहता था, बट मेड इट ऑन कंडीशनल पे था कि ब्रिटिश हेल्प करेंगे टू रिकवर द पेशावर सिख से। अगर आप मुझे ले आके सिख से पेशावर दे दोगे तो हम आपकी हेल्प करेंगे। उसके लिए जो था ब्रिटिश गवर्नर ने रिजेक्ट कर लिया, ठीक है। अब दोस्त मोहम्मद ने क्या किया कि रशिया की तरफ कहा कि हम रशिया से हेल्प लेंगे एंड पर्शिया फॉर हेल्प। इससे क्या हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फॉरवर्ड पॉलिसी अपनाई कि भाई ये लोग रशिया से अगर दोस्त मोहम्मद हेल्प लेगा दिक्कत होगी, और ट्राई पार्टी ट्रीटी कर ली किसके साथ? सिक्स के साथ, ठीक है। ब्रिटिश बाय द ब्रिटिश इनटू द बाय द ब्रिटिश द सिक्स द एंड शाह शुजा, जो डिस्पोज हो जाता अफगान थ्रोन से 1809 में, ठीक है। एंड हैड बीन लिविंग सिंस देन एज अ ब्रिटिश पेंशनर लुधियाना में रहता कि भाई तुम्हें वापस गद्दी पे बैठा दिया जाएगा दोस्त मोहम्मद को हटा उठा के। शाह शुजा वुड बी enthroned with the help armed help of the Sikh, और द कंपनी रिमेनिंग इन द बाउंड जिंगलिंग द मैगी बैग, पैसा वैसा कंपनी वाले कमाएंगे। भाई शाह शुजा को बैठाएंगे तो शाह शुजा से कहेंगे तुम दो हमें कुछ, ठीक है। अपनी आर्मी बैठा देंगे जहाँ शाह शुजा गद्दी बैठा है, फिर उसे कहेंगे तुम हमें पैसा वैसा दो। शाह शुजा है कंडक्ट फॉरेन अफेयर्स विद एडवाइस ऑफ द सिक्स, और ये ब्रिटिश की मदद से शाह शुजा अपना फॉरेन अफेयर देखेगा। शाह शुजा गिव अप हिज सवरन राइट्स ओवर द मीर्स ऑफ द सिंध। शाह शुजा ने क्या किया था, जो अपना सवरन राइट था सिंध के ऊपर, इसने अपना राइट छोड़ दिया, ठीक है, इन रिटर्न फॉर लॉट सम ऑफ मनी, और ये कहा भाई हमें वहां बैठा दो। शाह शुजा रिकॉग्नाइजेस द सिख रूलर महाराजा रंजीत सिंह क्लेम ओवर द अफगानिस्तान टेरिटरीज इन द राइट बैंक ऑफ द इंदस रिवर। इंदस रिवर के राइट बैंक में क्या नाम है, रंजीत सिंह की वो इन्होंने एक्सेप्ट कर ली सवरनिटी। फिर क्या हुआ, पहला एंग्लो अफगान वॉर हुआ 1839-42। तो 39-42 में रंजीत सिंह का देहांत हो जाता है। 39 में रंजीत सिंह का देहांत हो जाता है। इस टाइम रंजीत सिंह का देहांत हो चुका है, और जो यहाँ पे जो सिक्स हैं यहाँ वीक हो गए हैं, सिक्स बिकेम वीक। इस समय पे सिक्स वीक हो चुके हैं, और समय किसका चल रहा है? ये चल रहा है मे बी ऑकलैंड, ठीक, ऑकलैंड। चलिए, उसके बाद देखा जाए, सून आफ्टर द ट्राई पार्टेड ट्रीटी ऑफ 1838 देयर केम अबाउट अ ड्रास्टिक चेंज इन द पॉलिटिकल सिचुएशन। एक चेंज आया, क्या हुआ? द रीजन बिकॉज ऑफ द रिमूवल ऑफ द ओरिजिनल इरिटेंट्स, जैसे पर्शिया लिफ्टेड इट्स सीज ऑफ हेरात, ठीक है, पर्शिया ने जो हेरात पे कब्जा किया था हट जाता है। एंड रशिया रिकॉर्ड इट्स इनवॉय फ्रॉम काबुल, रशिया ने काबुल से अपना इनवॉय वापस बुलाई दी। इन स्पाइट ऑफ दिस द ब्रिटिश डिसाइडेड टू गो अहेड विद देयर फॉरवर्ड पॉलिसी। दिस रिजल्टेड इन फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर। भैया कहे हम तो आगे बढ़ेंगे, ठीक है, फिर से न कब्जा हो जाए 1839 और 42 में। अब यहाँ पे भाई रंजीत सिंह थे नहीं, तो ये अटैक कर लिए भाई, रंजीत सिंह रहते तो नहीं कुछ कर पाते। ब्रिटिश इंटेंशन वॉज टू एस्टेब्लिश ए परमानेंट बैरियर अगेंस्ट स्कीम्स ऑफ एग्रेशन फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट। एन इंग्लिश आर्मी entered triumphantly into the Kabul after a successful attack, ठीक है। Most of the tribes had already been won over by the bribes। दोस्त मोहम्मद ने सरेंडर कर दिया, शाह शुजा को अमीर बना दिया गया, बस शाह शुजा वॉज अनएक्सेप्टेबल टू अफगान, तो दोबारा दोस्त मोहम्मद आ जाते हैं। सो एज ब्रिटिश विड्रू अफगान्स रोज इन रिबिलियन, ठीक है, किलिंग द गैरिसन कमांडर इन काबुल, और फिर से ब्रिटिश को 1841 में एक ट्रीटी साइन करनी पड़ती है, किससे? अफगान चीफ के साथ। फिर क्यों? उसमें रिस्टोर कर दिया गया था दोस्त मोहम्मद को,
किसको रिस्टोर किया गया? दोस्त मोहम्मद को। बट द इंग्लिश प्लान फेल्ड। इंग्लिश प्लान जो है नए एक्सपेंडिशन में फेल कर जाता है। अंडर द न्यू ऑक्यूपेशन, ब्रिटिश रीऑक्युपाइड काबुल इन 1842, बट हैविंग लर्न देयर लेसन वेरी वेल, दे अराइव्ड एट अ सेटलमेंट विद द दोस्त मोहम्मद के साथ सेटल हो जाते हैं, भाई सेटलमेंट कर लेते हैं, बाय विच ब्रिटिश इन 1842 इवैक्यूएटेड फ्रॉम काबुल, और अफगानिस्तान का इंडिपेंडेंट रूलर किसी चुन लिया जाता है, दोस्त मोहम्मद को रूलर चुन लिया गया 1842। ये आप डेट याद रख लो कि 1842 में खदेड़ के भगा दिया गया, और एलन बोरो तब तक आ जाता है। एलन बोरो जो 42 से 44 तक रहता है, ठीक है। तो एलन बोरो का समय 1842 वाला है, ठीक है, एलन बोरो का। अब क्या हुआ? जॉन लॉरेंस एंड द पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी, देखते हैं ये थोड़ा करा जाए कि नहीं। हम्म थोड़ा सा और देख लेते हैं, बाकी फिर बाद में पूरा और लेक्चर थोड़ा थोड़ा किया जाएगा। जॉन लॉरेंस क्या है? 64 और 69 में जॉन लॉरेंस ने, जब इंडिपेंडेंस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पहले हो चुका है, इन्होंने मास्टरली इनएक्टिविटी की पॉलिसी निकाली, ठीक है, विच वॉज अ रिएक्शन टू द डिजास्टर ऑफ द फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर। तो फर्स्ट एंग्लो भाई इनके लिए बहुत ईगो हर्ट हुआ कि भाई अफगान से वापस आए, दोस्त मोहम्मद से पैक्ट करना पड़ा, ये सब सारी चीज़ें, बेइज्जती हुई, ठीक है, एंड एन आउटकम ऑफ प्रैक्टिकल कॉमन सेंस एंड इंटीमेट नॉलेज ऑफ द फ्रंटियर प्रॉब्लम, ठीक है, और अफगान पैशन ऑफ इंडिपेंडेंस को इन लोगों ने अंडरमाइन किया। इवन व्हेन दोस्त मोहम्मद डाइड इन 1863 में, जब दोस्त मोहम्मद की डेथ हो गई, देयर वाज नो इंटरफेरेंस इन द वॉर ऑफ सक्सेशन, ये लोग सक्सेशन ही नहीं किए। लॉरेंस पॉलिसी रेस्टेड ऑन द फुलफिलमेंट ऑफ द टू कंडीशन, दो कंडीशन रखी, दैट द पीस एट द फ्रंटियर वाज नॉट डिस्टर्ब, फ्रंटियर पे पीस ना हो, दैट नो कैंडिडेट इन द सिविल वॉर सॉट फॉरेन हेल्प, एंड एज शेर अली established himself on the throne, लॉरेंस tried to cultivate friendship। तो भाई मास्टरली इनएक्टिविटी, भाई हम फ्रेंडशिप करेंगे, पीस फ्रंटियर पर डिस्टर्ब नहीं होगा, और नो कैंडिडेट इन द सिविल वॉर सॉट फॉरेन हेल्प। फिर लिट्टन आता है, पॉलिसी ऑफ प्राउड रिजर्व। इसकी पॉलिसी थी प्राउड रिजर्व। तो लिट्टन क्या है? एक नॉमिनी ऑफ द कंजर्वेटिव गवर्नमेंट अंडर द बेंजामिन डिज़राइली, जो इस टाइम प्राइम मिनिस्टर होता है, बेंजामिन डिज़राइली, ठीक है, 1874 से 80 तक की बात है, बिकेम द वाइसरॉय। ये क्वेश्चन आ चुका है बेंजामिन डिज़राइली पे, ठीक है, 74 से 80 में, बिकेम द वाइसरॉय ऑफ इंडिया। कौन बना? लिट्टन वाइसरॉय बना इन 1876 में। कौन बना? लिट्टन वाइसरॉय बन गया। उसके बाद डफरिन आ जाएगा। ही स्टार्टेड अ न्यू पॉलिसी ऑफ प्राउड रिजर्व। क्या था? प्राउड रिजर्व की पॉलिसी थी। तो ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि प्राउड रिजर्व की पॉलिसी किसकी थी? तो इट वाज ऑफ द लिट्टन। अब इसमें क्या कहा गया? इन विच ही एम्ड टू एट हैविंग साइंटिफिक फ्रंटियर्स एंड सेफ गार्डिंग स्फीयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस। जो भी स्फीयर्स हैं इन्फ्लुएंस के, जहां जहां इनको दिखता है कि इनके ऊपर अटैक वटैक हो सकता है, स्फीयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस और साइंटिफिक फ्रंटियर्स को सेफ गार्ड करना, इंक्लूडिंग अकॉर्डिंग टू लिटन द रिलेशन विद अफगानिस्तान कुड बी नो लॉन्गर बी लेफ्ट एम्बिशियस, ठीक है। अब यहाँ प्राउड रिजर्व का क्या मतलब है? प्राउड रिजर्व मतलब, ये रिजर्व क्या है समझ रहे हो? ये इनके पिताजी की नॉवल थी प्राउड रिजर्व वाली। तो इनके पिताजी की एक नॉवल थी, ठीक है, उसमें प्राउड रिजर्व वाली स्ट्रेटेजी अपनाई गई थी। प्राउड रिजर्व मतलब ये होता है कि कोई हेजिटेशन या कॉशन नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि हेजिटेशन या कॉशन है, बट ये एक एग्रेसिव पॉलिसी। जैसे ये लोग अपना डोमिनेंस शो करना चाहते थे। तो कैसे डोमिनेंस शो करना चाहते थे? आइसोलेट रहते थे, बात नहीं किया अफगान के साथ, आइसोलेशन में रहे, उनसे कम्युनिकेट नहीं किया, पर अपना कोई ना कोई भेजते रहते थे, क्या नाम है, डेलीगेशन, ताकि डोमिनेट दिखाने के लिए कि हम कितने डोमिनेंट है। तो शो द डोमिनेंसी, थोड़ा वॉइस का प्रॉब्लम होगी, तो शो द डोमिनेंसी टू द अफगान्स, ठीक है। तो ये पॉलिसी ऑफ प्राउड रिजर्व अपना है। प्राउड रिजर्व मतलब कि ना इनसे आइसोलेट है और कम्युनिकेशन अफगान से कर नहीं रहे, अफगान्स को एक थ्रेट में रखे हैं, अंडर फियर रखे हैं कि जो ब्रिटिश की हेल्प है ये कंडीशनल हुए, हम कंडीशनल हैं। प्राउडिज्म मतलब हम आपकी कंडीशनल, हमारी हेल्प है आपकी, आप मदद करोगे तो करेंगे, वरना नहीं, देखो दबा देंगे। क्या किया इन्होंने कि पहले तो ये हार वार के आ गए थे, इन लोगों ने देखा कि वहां तो रिवॉल्ट हो जा रहा है, जिसको ब्रिटिश बैठा करके आया गद्दी पे उसको पब्लिक ने वहां के हटा दिया। अब ये प्राउड रिजर्व पॉलिसी के थ्रू लिट्टन ने कहा कि नहीं नहीं, कभी कभी अपना डेलीगेशन भेज दिया और डरा वरा दिया, ठीक है। तो एक अलूफ और थ्रेटनिंग पोस्टर मेंटेन किया था, ठीक है, तो एक डायरेक्ट रिलेशन में नहीं आए, ताकि शेर अली जो यहाँ का रूलर था उसको एक फियर में रखा जा सके, ठीक है, कि ब्रिटिश फ्रेंडशिप जो है और हमारा प्रोटेक्शन ये सब कंडीशनल है। तो प्राउड पार्ट इसका एक की है। ये ब्रिटिश इंपेरियल
सुपीरियॉरिटी को दिखाता है। तो ब्रिटिश इंपीरियल सोसाइटी को, इंपीरियल सुपीरियॉरिटी को दर्शाता है ये। तो ब्रिटिश इंपीरियल सुपीरियॉरिटी क्या दर्शाता है? ये प्राउड वाला, ठीक है, कि हम आपसे अभी भी सुपीरियर हैं, ठीक। और यहाँ स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, यहाँ स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस जो कहा गया है, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस एक अफगानिस्तान को कहा गया, क्योंकि अफगानिस्तान जो है, रशियंस अफगानिस्तान से होते हुए इंडिया में आ सकते हैं और अटैक कर सकते हैं। तो ये लोग जो फ्रंटियर मानते थे, साइंटिफिक फ्रंटियर, ठीक है, साइंटिफिक फ्रंटियर कहते थे, ये इंडस वाला रीजन नहीं है, ये जो था, एक मिनट सॉरी आवाज चली गई थी। तो ये अफगानिस्तान जो है, रशियन अफगानिस्तान के थ्रू होके आ सकते हैं। तो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस कंसिडर किया क्या अफगानिस्तान को, क्यों? क्योंकि यहाँ कोई इनका कोई वैसा ट्रेड रिलेशंस या हम वैसा रिलेशन पॉलिटिकल नहीं रखेंगे, बट यहाँ पे कोई और पावर आई, ये इनसे बर्दाश्त नहीं होगा। ये एक्सक्लूसिव ब्रिटिश स्फीयर में आएगा, बिकॉज इट इज अ बफर स्टेट। ये अफगानिस्तान के एक बफर स्टेट है। अगर कोई और ताकत यहाँ पे आके बैठ गई, दैट विल बी अ थ्रेट। किसके लिए थ्रेट होगा? टू द ब्रिटिश अंपायर इन इंडिया, ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो इस साइंटिफिक फ्रंटियर जो माना गया, वो हिंदू कुश को इन लोगों ने समझा, हिंदू कुश माउंटेन को, ना कि सिंध वाले रीजन को, कि मेन थ्रेट यहां से है, ठीक है। तो ब्रिटिश इंडिया की वल्नरेबिलिटी थी ये वाला रीजन जो अफगानिस्तान था, क्योंकि रशियन के डायरेक्ट रूट में पड़ता था। और इन्होंने किसको माना? हिंदू कुश को माना, क्योंकि ये इसके बियॉन्ड जो अफगानिस्तान है वाला रीजन जो रशियन के इन्फ्लुएंस में आ सकता है, और रशिया वापस तो चल ही गए थे, तो इसलिए ये वाला जो रीजन है, क्या नाम है, दिस इज द स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। इनको कहा ये जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, ये ब्रिटिश का एक्सक्लूसिव ब्रिटिश स्फीयर होना चाहिए। यहाँ पे कोई ट्रेड रिलेशन रखना, शेयर्ड इंटरेस्ट होना, ऐसी कोई बात नहीं है, कि इट इज नॉट अ जोन ऑफ शेयर्ड इंटरेस्ट या कॉम्पिटिशन, बट एक्सक्लूसिव स्फीयर ऑफ द क्या नाम है, ऑफ द ब्रिटिश इन्फ्लुएंस। तो ये वाले रीजन को कंसिडर किया गया था बहुत बड़ा थ्रेट, भाई रशियन की वजह से, ठीक है। अब देखिए कैसे सेकेंड एंग्लो अफगान वार होता है, क्योंकि फिर से रशियंस आके यहाँ पे बैठ जाते हैं और इन लोगों को बहाना मिल जाता है ब्रिटिश को। 1878 में लगभग आके क्या नाम है, इन्फ्लुएंस होने लगता है रशिया का, और फिर ये लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, हम तो तुम्हारे पे अटैक कर देंगे। देखो, लिटन मेड ए फेवरेबल ट्रीटी, Britain made an offer of a favorable treaty to Sher Ali, but the Amir wanted friendship with both his powerful neighbor। रशिया से भी चाहता था, ब्रिटिश से भी चाहता था, और उनको कहता आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल होता ना, टेकिंग बोथ ऑफ देम एंड आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल। आर्म्स लेंथ मतलब इनसे भी अपना इंटरेक्शन है, इधर रशिया से इंटरेक्शन है, इधर ब्रिटिश से अपना अपना इंटरेक्शन है, सेपरेट एंटिटी है, ठीक है, एक दूसरे को इन्फ्लुएंस नहीं करेगा कुछ। तो अब ये देखो, लेटर शेर अली रिफ्यूज टू कीप अ ब्रिटिश इन्वॉय इन काबुल। अब क्या करता है शेर अली, ये कहते हैं कि हम ब्रिटिश इन्वॉय नहीं रखेंगे। तो ये लोग घुसिया गए, भैया लो, इसका मतलब कि हमारा डोमिनेंस यहाँ नहीं है, और कंसेशन दे दिया किसको? रशियंस को। अब लिटन वॉज डिसप्लीज, नाखुश तो होएगा ही। वेन द रशियंस विड्रू दे इन्वॉय फ्रॉम द काबुल, जैसे ही इन्वॉय हटाए, लिटन डिसाइडेड टू इन्वेड अफगानिस्तान, और शेर अली यहाँ से भाग गए इन द फेस ऑफ ब्रिटिश इन्वेजन। और ट्रीटी ऑफ गंदमक साइन हुई थी विथ याकूब, शेर अली का सबसे बड़ा लड़का था याकूब खान, इसके साथ ट्रीटी ऑफ गंडमक हुई थी 1879 में। 1879 में याद रखिए, ट्रीटी ऑफ गंडमक हुई थी। ट्रीटी ऑफ गंडमक हुई थी 1879 में, किसके साथ हुई थी? याकूब खान के साथ। किसके साथ हुई थी? याकूब खान के साथ, ट्रीटी ऑफ गंदमक। अच्छा, यहाँ पे 79, हाँ 79 में ट्रीटी ऑफ गंदमक हो गई। अब इसमें क्या कहा गया कि अमीर जो है फॉरेन पॉलिसी रखेगा या करेगा विद द एडवाइस ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। एक ब्रिटिश रेजिडेंट काबुल पे रहेगा, और अमीर जो है यहाँ का सारा सपोर्ट गवर्नमेंट को देगा। सून याकूब हैड टू एब्डिकेट छोड़ के चला जाता है अंडर पॉपुलर प्रेशर, एंड द ब्रिटिश हैड टू रिकैप्चर काबुल और कंधार को दोबारा कैप्चर करना पड़ता है। तो वह अंडर फिर काबुल कंधार, अब्दुल रहमान बिकेम न्यू अमीर। अब अब्दुल रहमान थे, ये नए अमीर बन जाते हैं। लिटन चाकड आउट प्लान, एक प्लान निकाला फॉर डिसमेंबरमेंट ऑफ अफगानिस्तान, बट कुड नॉट कैरी इट आउट। रिपन आए, लॉर्ड रिपन बड़ा हेल्प करते थे इंडिया की। रिपन अबंडेंट दिस प्लान एंड डिसाइडेड टू ऑन अ पॉलिसी ऑफ कीपिंग अफगानिस्तान एज अ बफर स्टेट। आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जब 1917 में जब हो गया सब, रशियन रेवोल्यूशन में अफगान्स डिमांडेड फुल इंडिपेंडेंस, तो हबीबुल्लाह जो सक्सीड किया अब्दुल रहमान को 1901 में, वस्किल इन 1999, और न्यू रूलर अमानुल्लाह, सब आगे सब इतना नहीं याद बात करना है। 1921 में बस पीस आ गया, इतना याद रखो, ये सब नाम वाम ना याद रखो, हटाओ, बस इतना याद रख लो। ट्रीटी ऑफ गंदमक कब हुई थी? 79 में हुई थी। अब इतना ही याद रख लोगे, बहुत बड़ी बात है। किससे हुई थी? अफगानिस्तान और इंग्लिश के बीच में हुई थी, 1879 में हुई थी। और इस किसके साथ हुई थी? शेर अली का लड़का था, उसके साथ हुई थी, जिसका नाम था
याकूब खान, ठीक है, बस इतना आप याद रख लो। बाकी ब्रिटिश इंडिया, नॉर्थ वेस्ट, ये सब देखो बाद में देख लिया जाएगा, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो हमने देखा है, ठीक है। ये चार्ट जो बने हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग। चलो खैर, थैंक्स, फिर और भी टॉपिक्स देखेंगे धीरे धीरे। थैंक